हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं निखिल गोयल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने अनअकैडमी परिवार पर। उम्मीद करता हूं आपकी खुशहाली की और आप अपनी पढ़ाई को कल्मिनेटेड एक्सटेंड से कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीखकर अपने एग्जाम की तरफ चल रहे होंगे, क्योंकि इस बार ही ठान लिया है, इस बार पक्का पार, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बात भी हम लोगों ने सोच ली है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए हाईवे इंजीनियरिंग का एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ। आज हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। नई यूनिट में हम लोग हाईवे मटेरियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और मटेरियल्स के बारे में जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, दिली दरख्वास्त आप लोगों से कि आप लोग प्लीज उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो सभी चीजें आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। कोई ऐसी बड़ी चीज समझने की नहीं है आज की यूनिट में। आप लोगों को मेजर चीज है कि याद करना है चीजों को। तो जो भी बताऊंगा, आई विल एडवाइस एवरीबॉडी कि आप लोग उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और उसको याद करना, ताकि हम लोग जब क्वेश्चन भी करेंगे तो वो चीज हमारी अच्छे से क्लियर होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। मेरे दोस्तों, अभी बात आती है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरा प्लस कोर्स लॉन्च हो चुका है। अभी फिलहाल मैं हाईवे इरिगेशन इंजीनियरिंग अपने प्लस कोर्स पे पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग को सीखने के लिए मेरे साथ वहां पर बन सकते हैं। ये मेरा कोड है NG Live। Whenever you are going to put this code during the payment, you will get 10% instant discount. सर 10% का टोटल डिस्काउंट प्लस ऑल प्लस बेनिफिट्स, लाइव लेक्चर, लाइव डाउट सेशन, हर लेक्चर के नोट्स, फ्री टेस्ट सीरीज, हर चीज प्लानिंग के हिसाब से चलती है। सब कुछ मिलेगा एक NG Live कोड को लगाकर। तो ये चीज ध्यान रखना, क्या कोड है मेरा? NG Live कोड है। साथ के साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दूंगा कि दिस कोड कैन बी अप्लाइड इन एनी ऑफ द एग्जाम ऑन अनअकैडमी ऐप। अनअकैडमी आप लोगों को 35 एग्जाम की तैयारी करवाता है। आपका कोई भी बंधु या आपका कोई भी रिलेटिव अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है, अनअकैडमी पर जुड़ता है, तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि वो NG Live कोड का यूज करे, बिकॉज बाय यूजिंग दिस कोड उसको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा जरूर, बिना किसी डाउट के। प्लस जितने भी बेनिफिट्स मैंने अभी बताए थे वो सब उसको अवेल होगी। ठीक है, तो अभी एक छोटी सी बात, कहां अप्लाई करना है सर? व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डू द पेमेंट, यहां एक छोटा सा कॉलम मिलता है, रेफरल कोड, वहां पर NG Live कोड करना, जैसे कि ये लिख रखा है। आफ्टर पुटिंग द NG Live कोड डायरेक्टली, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ द टाइम, you will get instant 10% discount. You will get instant 10% discount on overall cost. No problem in that. ठीक है, याद रखेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अभी इसके बाद मेरी बात आती है भैया कि आप लोगों को आज पढ़ना क्या है। इसके बाद मेरी बात आती है आप लोगों को आज पढ़ना क्या है। देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिफरेंट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 2 एंड इट इज टोटली अबाउट द हाईवे मटेरियल। आज हम लोग एक नई यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम अपने मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो हाईवे होता है वो किस मटेरियल से बनता है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनरली जो हम लोगों का हाईवे होता है उसके अंदर 3 तरह के मटेरियल लगते हैं। एक तो आप लोगों को पता है एग्रीगेट, आप लोगों ने देखा भी होगा, रोड़ी पत्थर आपके पेमेंट में यूज होते हैं, रोड बनाने में यूज होते हैं। दूसरा मुझे पता है कि मेरा बिटुमेन का बहुत यूज होता है। आपने देखा होगा लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपकी जो रोड होती है, काले कलर की रोड, वो काली क्यों होती है? वो काली एक मटेरियल के कारण होती है, उस मटेरियल का नाम होता है बिटुमेन। और तीसरी, आपको सबको पता है कि आप अपनी रोड को मिट्टी के ऊपर बनाते हैं, तो तीसरी चीज मेरे पास क्या आती है? सॉइल। एक एक करके ना मैं आप सभी को इन मटेरियल्स के बारे में पढ़ाने वाला हूं। बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज मटेरियल्स, हम लोग इन मटेरियल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इन मटेरियल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज ये मटेरियल्स तो BMC में कवर अप होते हैं। मटेरियल्स के बारे में पढ़ना तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में कवर अप होता है। सो हम हाईवे में क्या पढ़ने वाले हैं? नाउ हैव अ कंसंट्रेशन मेरे प्यारे दोस्तों। हाईवे इंजीनियरिंग में हम इन मटेरियल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम इन मटेरियल्स पे होने वाले सभी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, और वो टेस्ट से हम लोगों को जो जो कंक्लूजन मिलता है, जो भी हम लोगों को इस टेस्ट से रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट के बेसिस पे हम इन मटेरियल्स को पेवमेंट में यूज करते हैं। ये चीज मुझे यहां से रूबरू
क्लियर होनी चाहिए, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर इन दिस सेशन or the further session of the highway materials, we are going to study about different type of the test which we are going to perform on different highway materials so that we can use them according to their result in highway construction. Got it? अभी मेरी बात आती है यहाँ से कि भैया हम लोगों ने इस यूनिट को 3 हिस्सों में तोड़ दिया। कैसे सर? सबसे पहले हमने तोड़ा एग्रीगेट में, देन बिटुमेन में एंड देन सॉइल में। तो अभी तुमको समझ में आ चुका है कि हम लोग एक एक करके सभी चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एग्रीगेट्स। तो आज हम लोग एग्रीगेट टेस्टिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहां से हम अपना एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज नोन टू बी एज द एग्रीगेट टेस्टिंग। नाउ एवरीबॉडी नोज व्हाट इज एग्रीगेट। एग्रीगेट क्या होता है? लेडीज एंड जेंटलमैन, सबको पता है एग्रीगेट को हम लोग हिंदी में कहते हैं रोड़ी। स्टोन्स को छोटे छोटे हिस्सों में जब तोड़ा जाता है, आई विल से दैट ब्रोकन स्टोन्स को भी हम लोग एग्रीगेट का नाम देते हैं। सबको पता है एग्रीगेट क्या होता है, मुझे जरूरत नहीं लग रही यहां पर कि मैं आपको एग्रीगेट्स की पिक्चर दिखाऊं। रोड़ी पत्थर की मैं बात कर रहा हूं और ये सभी को पता है, सबने देखा है रोड़ी पत्थर आप लोग यूज करते हैं कंक्रीटिंग में, बिटुमेन के पेवमेंट में, हर जगह यूज हो रहे हैं। मेजर चीज आती है कि ये जो रोड़ी पत्थर होते हैं ये हम लोग पेवमेंट में यूज कर रहे हैं, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को इंपॉर्टेंस तरीके से समझनी है। सर पहली कैरेक्टरिस्टिक आपकी आती है कि आपके रोड़ी पत्थर के अंदर सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि वो आपके व्हीकल के सारे लोड को सह सके। आई विल से दैट वो कौन सी स्ट्रेंथ होती है, ये क्वेश्चन बन सकता है। जनरली वो जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है मेरी क्रशिंग स्ट्रेंथ। दूसरा मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा मेरे मटेरियल के अंदर हार्डनेस होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज द हार्डनेस? हार्डनेस इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस टू एब्रेशन। नाउ हैव अ कंसंट्रेशन। व्हाट इज एब्रेशन? व्हाट इज एब्रेशन? जब दो पार्टिकल्स आपस में घिसड़ते हैं, शब्द पर गौर देना, मैं कहूंगा रगड़ना, दैट इज एब्रेशन। एब्रेशन को मैंने हिंदी में क्या बोला? आई एम सेइंग एब्रेशन एज रगड़ना। क्या बोला मैंने? इसको मैंने बोला रगड़ना। ठीक है, अभी मेरी बात को समझना। एब्रेशन इज नोन टू बी एज रगड़ना। अभी बात आई यहां से कि सर इफ इट इज रगड़ना देन यू कैन से दैट ना कि भैया पार्टिकल टू पार्टिकल आपस में भी रगड़ सकता है और पार्टिकल व्हीकल के साथ भी रगड़ सकता है। शब्दों पर गौर फरमाना। पार्टिकल और पार्टिकल आपस में भी रगड़ सकता है, पार्टिकल व्हीकल के साथ भी रगड़ सकता है। शब्दों पर दोबारा गौर देंगे। पार्टिकल और पार्टिकल आपस में भी रगड़ सकता है और पार्टिकल जो है वो व्हीकल के टायर के साथ भी रगड़ सकता है। अब दोबारा पे आओ, मैं एक चीज आप लोगों को यहां पर बताना चाहता हूं, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा था कि whenever the particle will be going to, जब पार्टिकल टू पार्टिकल रबिंग होता है, जब पार्टिकल टू पार्टिकल रबिंग होता है, पार्टिकल टू पार्टिकल जब एब्रेशन होता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? सर उसको जाना जाता है एट्रिशन के नाम से। उसको जाना जाता है एट्रिशन के नाम से। और जब आप लोगों का पार्टिकल और टायर का एब्रेशन होता है, जब पार्टिकल एंड टायर का एब्रेशन होता है तो उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? उसको जाना जाता है एब्रेशन के नाम से। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? इट कैन बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव्स। तीसरी प्रॉपर्टी मेरे पास क्या बनकर आती है? दो तो समझ में आई, स्ट्रेंथ हो गया, हार्डनेस हो गया। तीसरी के लिए मैं यहां पर लिख सकता हूं कि मेरा पार्टिकल जो है दैट शुड बी सफिशिएंटली टफ। टफनेस होनी चाहिए ताकि आपके इम्पैक्ट लोड को रेजिस्ट कर सके। रेजिस्ट इम्पैक्ट लोड। आप सभी को पता है जब आपकी एग्रीगेट्स पर एकदम से कोई लोड पड़ता है, जब आपके एग्रीगेट्स पर एकदम से कोई लोड पड़ता है तो इम्पैक्ट आता है। तो इम्पैक्ट लोड को झेलना भी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है और वो हम लोगों को जानकर चलनी है। उसके बाद चौथी चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ साउंड प्रूफ होना चाहिए। ऑब्वियसली मैं कहना चाहूँगा एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए साउंडनेस। साउंडनेस आप सभी को पता है क्या होती है? आई विल टेल यू। Soundness is defined as the property of
property of resisting the expansion. आपका पत्थर जो है, आपका एग्रीगेट जो है, किसी ना किसी तरीके से अगर अपनी वॉल्यूम में एक्सपेंशन शो करता है तो हम कहते हैं कि आपका एग्रीगेट अनसाउंड है। यानी अगर पार्टिकल साउंडेड है तो इसका मतलब है कि वो एक्सपेंशन नहीं करेगा। इट इज शोइंग द रेजिस्टिव प्रॉपर्टी ओवर दैट। नाउ हैव अ कंसंट्रेशन दैट कि साउंडनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टिंग द एक्सपेंशन। हैव अ कंसंट्रेशन व्हाट आई एम सेइंग हियर कि सर आपके पार्टिकल में साउंडनेस की वजह से क्या होता है। आपका पार्टिकल अगर साउंडनेस नहीं है, लिख लो, साउंडनेस नहीं है तो आपका पार्टिकल टूट सकता है, और टूटने को इंग्लिश में कहते हैं वेदरिंग। आई एम सेइंग दैट साउंडनेस कॉजेज द रेजिस्टेंस ऑफ वेदरिंग ऑफ द पार्टिकल। छोटे छोटे हिस्सों में टूटने से बचाता है। आगे की मैं बात करना चाहूँ सर, पांचवी प्रॉपर्टी मेरे पास कौन सी आती है? फिफ्थ प्रॉपर्टी इज एडहेसिव टू बिटुमेन। एडहेसिव टू बिटुमेन मतलब आपका पार्टिकल आपके बिटुमेन के साथ अच्छे से चिपक कर रहे, वो ज्यादा अच्छा है। छठी प्रॉपर्टी मेरे पास आती है शेप एंड साइज। शेप एंड साइज जैसे कि मैं यहां से समझाना चाहता हूं, अगर आप लोगों के पास कोई राउंडेड एग्रीगेट है, अगर हमारे पास कोई राउंडेड एग्रीगेट है, तो राउंडेड एग्रीगेट के सीन पे हम कह सकते हैं कि सर इसकी वर्केबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। राउंडेड एग्रीगेट की वर्केबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है। मैं ये चीज जानता हूं, राउंडेड एग्रीगेट में वर्केबिलिटी ज्यादा आती है, स्ट्रेंथ कम होती है। वही मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास एंगुलर एग्रीगेट है, अगर मेरे पास एंगुलर एग्रीगेट है, तो एंगुलर एग्रीगेट के सीन पे मैं कह सकता हूं यहां पे मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूं, यहां पे मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूं। इसी के साथ मैं कह देता हूं मेरे पास अगर बहुत लंबा एग्रीगेट है, बहुत लंबा साइज का एग्रीगेट है, तो ताकत कम हो जाती है। इट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द एग्रीगेट आल्सो। सो देयर आर 6 प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी? पहली प्रॉपर्टी तो हुई स्ट्रेंथ, दूसरी प्रॉपर्टी हुई हार्डनेस, तीसरी प्रॉपर्टी हुई साउंडनेस, चौथी प्रॉपर्टी हुई मेरे पास टफनेस, पांचवी प्रॉपर्टी हुई एडहेशन टू बिटुमेन, छठी प्रॉपर्टी हुई शेप एंड साइज ऑफ द एग्रीगेट। ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें एग्रीगेट के अंदर देखने होते हैं और जिनके बेसिस पर हम एग्रीगेट की फर्दर यूज को लाते हैं। क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मेजर थिंग मेरी यहां से आती है लेडीज एंड जेंटलमैन कि देयर आर वेरियस काइंड ऑफ द टेस्ट व्हिच वी नीड टू परफॉर्म ऑन द एग्रीगेट्स टू टेस्ट फॉर वेरियस प्रॉपर्टीज। तो अभी हम यहाँ पर टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। सर पहला टेस्ट कौन सा? मैंने कहा कि स्ट्रेंथ चेक करना होता है, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। दूसरा टेस्ट आता है इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, दूसरा आता है इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट। किसको चेक करता है? टफनेस को चेक करता है। तीसरा आता है लॉस एंजेलस एब्रेशन टेस्ट, लॉस एंजेलस एब्रेशन टेस्ट। चौथा आपके पास यहां पर आता है वेदरिंग रेजिस्टेंस टेस्ट, वेदरिंग रेजिस्टेंस टेस्ट। पांचवा आपके पास यहां पर आता है हाँ जी, पांचवा आप लोगों का यहां पर आता है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट और स्पेसिफिक ग्रेविटी। दैट इज नॉट द टेस्ट, आपको बस उसके बारे में एक नोट करके लिखवा दूंगा, चीज वो क्लियर होनी चाहिए। पांचवा हम लोग यहां पर देखते हैं फ्लेकी एंड इलोंगेशन टेस्ट, फ्लेकीनेस एंड इलोंगेशन टेस्ट। छठा आपके पास आता है एंगुलैरिटी टेस्ट, छठा आपके पास आता है एंगुलैरिटी टेस्ट। ये 6 टेस्ट जनरली हम लोगों को पढ़ने हैं और इन 6 के 6 टेस्ट के बेसिस पर आप लोगों के वन लाइनर टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो वो चीज आप लोगों को याद रखनी है। अब सबसे पहले मेरे पास जो टेस्ट आता है, कौन सा टेस्ट है? सबसे पहले मेरे पास जो टेस्ट आता है वो कौन सा टेस्ट आता है लेडीज एंड जेंटलमैन? आई कैन से दैट फ्रॉम हियर पहला टेस्ट इज द क्रशिंग वैल्यू टेस्ट। जरा क्लियर करते हैं, पहला टेस्ट मेरे पास आता है दैट इज द क्रशिंग वैल्यू टेस्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू मी एंड यू I can say that कि this test is used
यूज फॉर द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द एग्रीगेट। कोई डाउट ही नहीं है ये टेस्ट हम लोग यूज क्यों करते हैं। वी आर जस्ट परफॉर्मिंग दिस टेस्ट टू फाइंड क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अभी इसके बाद मेरी बात आती है यहां से लेडीज एंड जेंटलमैन कि हम इस टेस्ट को करते कैसे हैं। देखिए क्या होता है, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है और ये सिलेंड्रिकल मोल्ड का जो हाइट होता है वो कितना होता है 18 सेंटीमीटर का, और इसका टोटल इंटरनल डायमीटर कितना होता है, इंटरनल डायमीटर कितना होता है 11.8 सेंटीमीटर का, और एक्सटर्नल डाया इसका कितना होता है दैट इज 15 सेंटीमीटर का। याद कर लेना, आजकल एग्जाम में पूछ रहे हैं। ठीक है, होता क्या है कि इसके अंदर लेडीज एंड जेंटलमैन हम लोग क्या करते हैं, 3 लेयर्स में अपने एग्रीगेट को फिल करते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि इसके अंदर हम लोग 3 लेयर में अपने एग्रीगेट्स को फिल करते हैं। पहला आपने एग्रीगेट डाला, मैंने कहा ये लिख लो आपके लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा। मैंने कहा कि इसके अंदर क्या करते हैं, एग्रीगेट्स आर फिल्ड इन 3 लेयर्स। एग्रीगेट्स जो हैं वो 3 लेयर्स में फिल किए जाते हैं। 3 लेयर्स में फिल करने का मतलब है कि आप लोग पहली लेयर के अंदर जब एग्रीगेट डालोगे, फर्दर क्या करोगे, आफ्टर ईच लेयर हम लोग 25 टैंपिंग ब्लोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ टैंपिंग रोड। 25 टैंपिंग ब्लोज करते हैं हर लेयर के बाद। ये बात समझना भाई, 25 टैंपिंग ब्लोज करते हैं हर लेयर के बाद। इस तरीके से 3 लेयर भरते हैं। और एक छोटी सी चीज है कि जो भी एग्रीगेट लेंगे, जो भी एग्रीगेट हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे, वो एग्रीगेट आप लोगों का कैसा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेट कैसा होना चाहिए, दैट शुड पास फ्रॉम 12.6 mm, pass from 12.6 mm C, but retain on 10 mm, but retain on 10 mm C। 12.6 mm से पास हो जाए बट 10 mm पे रिटेन हो जाए, वो वाला एग्रीगेट आपको लेना है। और आपको अपने मोल्ड के अंदर भरना है किस तरीके से, 3 लेयर बना के। एक लेयर में 25 टैंपिंग करनी है, फर्दर दूसरी लेयर, फर्दर तीसरी लेयर। ठीक है, अब बात को समझना भैया। यहाँ से होता क्या है यहाँ पर कि आप लोग उसके बाद आफ्टर फिलिंग द मोल्ड, अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग यहाँ पर अप्लाई द लोड। अब आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई लोड एट द रेट ऑफ 4 टन पर मिनट फॉर 10 मिनट्स। अप्लाई लोड एट द रेट ऑफ 4 टन पर मिनट फॉर 10 मिनट्स। यानी आप लोग मेरी बात को समझना कि फाइनल लोड कितना हो गया, फाइनल लोड कितना लगाना है आप लोगों को, 40 टन का। फाइनल लोड कैसा लगाना है, 40 टन का। शुरू में 0 था, 1 मिनट में 4 टन के हिसाब से आप लोड को इंक्रीज कर रहे हैं। 10 मिनट बाद आप लोग 40 टन का लोड लगा दोगे। ठीक है, 40 टन का लोड आपने लगा दिया। आफ्टर अप्लाइंग द 40 टन लोड, रिमूव द लोड एंड जस्ट पास द मटेरियल फ्रॉम, एंड जस्ट पास द क्रश मटेरियल, पास द क्रश्ड मटेरियल, पास द क्रश्ड मटेरियल फ्रॉम 2.36 mm C। आप लोग क्या कर रहे हैं, अपने क्रश्ड मटेरियल को 2.36 mm की सीव से पास कर रहे हैं। और जो भी मटेरियल, सपोज ये आपकी 2.36 mm की सीव है, ये क्या है 2.36 mm की सीव है। यहाँ पर आपने मटेरियल डाला था, यहाँ पर आपने मटेरियल डाला था, और पास होने के बाद जो आपका मटेरियल यहाँ पर निकल रहा है, ये मटेरियल पास होने के बाद जो मटेरियल निकल रहा है, लेट इट बी W2, लेट इट बी W2। और शुरू में प्यारे दोस्तों जो आपने मटेरियल लिया था, शुरू में जो आपने मटेरियल लिया था, उस मटेरियल को आपने माना W1। सो अभी मेरी बात आती है, तुमको यहाँ तक समझ आ गया कि भैया हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर एग्रीगेट को 3 लेयर में भर रहे हैं, हर लेयर के बाद 25 ब्लोज दे रहे हैं। एग्रीगेट कैसा होना चाहिए, 12.6 mm से पास, 10 mm पे रुकने वाला। फर्दर हम 40 टन का लोड लगा रहे हैं 10 मिनट में, 4 टन पर मिनट के हिसाब से लोड को इंक्रीज करके 40 टन का लोड लगा रहे हैं। फर्दर उसको 2.36 mm की सीव से पास कर रहे हैं। पास करने के बाद जो मटेरियल पास हो रहा है उसको हमने कहा वो W1 है, और शुरू में जो लिया था उसको W2 का, शुरू में जो लिया था वो W1 था। I am saying that after having the concept of all these crushing tests, I will define one value that is known to be as the aggregate crushing value. That is aggregate crushing value.
ये एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू का फॉर्मूला क्या बनता है? दैट इज नोन टू बी एज W1 अपॉन W2 इंटू 100। W2 अपॉन W1 इंटू में 100, ये इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब बात को समझना भैया। एक चीज तो समझ में आती है कि जितना ज्यादा W2 होगा, जितना ज्यादा W2 होगा उतना मटेरियल बेकार है, उतनी कम स्ट्रेंथ है, ऑब्वियसली वो उतना टूट गया ना, जब तो W2 पास हो रहा है। आई कैन से दैट कि W2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, एंड आई कैन ऑल्सो से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर कि W2 जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू होगी। W2 जितना ज्यादा उतनी ज्यादा एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। आई कैन से दैट aggregate crushing value is directly proportional to W2 is inversely proportional to strength of the material. So I can write one thing from here. What is that thing? What I need to tell you? That is aggregate crushing value is inversely proportional to strength. एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, इसलिए हम लोगों को ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ नोट करके लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट बनता है सभी के लिए कि आप लोग मान के चलना कि इफ एग्रीगेट, नोट करके लिख लो, एग्जाम में आती है। पहला पॉइंट, अगर आप लोगों के एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10% है तो आप लोग कहते हो एग्रीगेट कैसा है? दैट इज द स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट, दैट इज द स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट। सेकेंड पॉइंट, अगर आपकी एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू 35% से ज्यादा आ जाती है तो आप लोग क्या कहते हो? वो एग्रीगेट कैसा है? वीक एग्रीगेट, वीक एग्रीगेट है। तीसरा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू आईआरसी, अकॉर्डिंग टू आईआरसी सरफेस कोर्स के लिए कितनी एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू रखी गई है वो याद रखना है। सरफेस कोर्स की मैं बात करना चाहूँ, अकॉर्डिंग टू आईआरसी सरफेस कोर्स के लिए एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू जो है लेस देन और इक्वल टू 30% होनी चाहिए। whenever we are talking about the base course then aggregate crushing value should be less than or equal to 45% होना चाहिए। ये सारे पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसीलिए आप लोगों को याद करना अनिवार्य है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए, अब इसी के साथ मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, या रिवाइज करने से पहले पढ़ा दूंगा, लास्ट में कर लेंगे रिवाइज। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट मेरा कौन सा था? नेक्स्ट टेस्ट मेरा कौन सा था? Next test is known to be as the impact test. Second test is what? Second test is the impact test. Now what we are actually doing in this impact test, हमारे पास एक cylindrical mold होता है, वही सेम मेरे पास कि एग्रीगेट में लेता हूं, और वो एग्रीगेट जो है वो एग्रीगेट कैसे लिए जाते हैं? एग्रीगेट शुड बी पास फ्रॉम 12.6 mm सीव, 12.6 mm सीव से पास होना चाहिए, बट रिटेन ऑन 10 mm सीव, बट रिटेन ऑन 10 mm सीव। आपका ये पार्टिकल जो है ये 10 mm पे रिटेन 12.6 से पास होना चाहिए। आप क्या करते हैं? आप यहां से लेडीज एंड जेंटलमैन एक्चुअली में 3 लेयर्स में भरते हैं। वी जस्ट फिल इट इन द 3 लेयर्स। पहला पॉइंट क्या बनता है? एग्रीगेट्स फिलिंग जो है कैसी होती है? एग्रीगेट्स फिलिंग आप लोग कैसे करते हैं? वी जस्ट फिल इट इन द 3 लेयर्स। एग्रीगेट फिलिंग इन द 3 लेयर्स। आफ्टर ईच लेयर 25 ब्लो स्टैंपिंग, आफ्टर ईच लेयर 25 ब्लो स्टैंपिंग के दिए जाते हैं, 25 ब्लो स्टैंपिंग के दिए जाते हैं। ये चीज तो याद ही रखनी थी। आगे की मेरी बात आती है यहां से लेडीज एंड जेंटलमैन कि अभी होता क्या है, तुम लोग क्या करते हो कि ना इसके ऊपर लोड अप्लाई करते हो। मेरी बात को समझना, होता क्या है? अप्लाई इम्पैक्ट लोड, अप्लाई लोड ऑफ 13.5 से 14 किलो, अप्लाई लोड ऑफ 13.5 से 14 किलो का टू फॉल फ्रीली फ्रॉम द हाइट ऑफ अर्थ सैंपल। मतलब आपका जो ये सैंपल है, इस सैंपल पे आप क्या करेंगे? इस सैंपल पे एक लोड है आपके पास, और ये लोड क्या है? 13.5 से 14 किलो तक का लोड है। इसको आप लोग 38 सेंटीमीटर की हाइट से फॉल कराएंगे। ठीक है, और ऐसे कितने ब्लोज आपको देने हैं? 25 ब्लोज। ऐसे कितने ब्लोज आपको देने हैं? 25 ब्लोज आप लोगों को देने हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 25 ब्लोज ऑफ दिस, 25 blows of impact, 25 blows of impact is required।
25 क्लोज आप लोग देते हैं। आफ्टर दैट आप लोग क्या निकालते हैं यहाँ से, इम्पैक्ट वैल्यू। आफ्टर दैट आप लोग क्या निकालते हैं यहाँ से, इम्पैक्ट वैल्यू। तो इम्पैक्ट वैल्यू को निकालने से पहले एक छोटी सी चीज, हाँ जी, उसके बाद क्या करेंगे, सेम मेथड, पास क्रश्ड मटेरियल फ्रॉम, पास क्रश्ड मटेरियल फ्रॉम, पास क्रश्ड मटेरियल फ्रॉम 2.36 mm सीव, 2.36 mm सीव। एंड जो मटेरियल आप लोगों का पास हो जाएगा, ये क्या है, 2.36 mm की सीव है। जो मटेरियल आप लोगों का पास हो जाएगा उस मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, उस मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, लेट इट बी द W2। सो आई विल से दैट वी आर डिफाइनिंग द इम्पैक्ट वैल्यू एज व्हाट, वी आर डिफाइनिंग द इम्पैक्ट वैल्यू एज व्हाट, we are defining the impact value as what, W2 upon W1 into 100। सेम चीज, सेम कंसेप्ट जो मैंने क्रशिंग वैल्यू में आपको पढ़ाया, उसी के बेसिस पर मैं यहाँ पे भी आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग एक चीज तो लिख सकते हैं कि impact value is directly proportional to the strength, sorry 1 upon strength, impact value is inversely proportional to the strength of material। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए मुझे किसी तरह का। तो उम्मीद है कि ये चीज समझ आ गई होगी। इम्पैक्ट वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, ये चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक, आगे की मेरी बात आती है यहाँ से लेडीज एंड जेंटलमैन कि इम्पैक्ट वैल्यू का समझ में आ चुका है। अभी वही नोट करके हम लोगों को याद रखना है जो कि हम लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अकॉर्डिंग टू IRC, हाँ जी, नोट की मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू IRC इफ यू आर हैविंग द सरफेस कोर्स, सरफेस कोर्स के लिए इम्पैक्ट वैल्यू जो है आप लोगों की ये कितनी होनी चाहिए, इम्पैक्ट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 30%। ठीक है, इफ यू आर हैविंग द बिटुमिनस कोर्स, इफ यू आर हैविंग द बिटुमिनस मैकेडम, बिटुमिनस मैकेडम के केस में आपकी ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दैट इज IB शुड बी लेस देन और इक्वल टू 35%। whenever we are having the water bound macadam then its value should be lies between, water bound macadam के केस में कितनी होनी चाहिए, वाटर बाउंड मैकेडम के केस में इम्पैक्ट वैल्यू जो है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 40%। याद रखना है, काम की बात है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है। ठीक है, क्लियर होनी चाहिए एक एक बात। अब इसके बाद मेरे पास बात आती है प्यारे दोस्तों की, एक चीज तो दिखाना ही भूल गए, किस लिए यूज करते हैं इस टेस्ट को हम लोग, किस लिए यूज करते हैं इस टेस्ट को हम लोग, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट को यूज किस लिए करते हैं। आई कैन से दैट यूज्ड फॉर फाइंडिंग टफनेस। किस लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज फॉर फाइंडिंग द टफनेस, ये टफनेस निकालने के काम में आता है। ये चीज मुझे यहाँ से क्लियर करनी है। ठीक है, आगे मेरे पास इसके बाद जो टेस्ट आता है दैट इज नोन टू बी एज द हार्डनेस टेस्ट। तो जरा हार्डनेस के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। सर तीसरा जो मेरे पास टेस्ट आता है दैट इज द हार्डनेस टेस्ट। तो हार्डनेस टेस्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ से तो देखिए हार्डनेस टेस्ट जो है 3 तरीके से निकाला जाता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द हार्डनेस। व्हाट इज हार्डनेस, रेजिस्टिव टू एब्रेशन। जैसे दो चीजें आपस में जब घिसड़ती हैं तो उनका सरफेस जो है वो कहीं ना कहीं चिप ऑफ हो जाता है। चिप ऑफ का मतलब वो चीजें जो है वो या तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है या टूट जाती है। उसी चीज को बचाने के लिए, उसी चीज से बचने के लिए जो ताकत होती है मटेरियल की, उसको कहा जाता है हार्डनेस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट इज हार्डनेस एंड व्हाट इज एट्रिशन। हार्डनेस जो होता है पार्टिकल और टायर के बीच का होता है, एट्रिशन पार्टिकल और पार्टिकल के बीच का होता है, सेम पार्टिकल। अभी बात आती है कि हार्डनेस कैन बी फाइंड एक्चुअली बाय 3 मेथड्स। तो वो मैं आप लोगों को लिखवाना चाहता हूं यहां से कि जो आपकी हार्डनेस है ये लिख लो, इट कैन बी फाइंड आउट बाय 3 मेथड्स। अभी 3 तरीकों से निकाली जा सकती है। सर पहला जो तरीका है इट कैन बी आस्किंग योर ऑब्जेक्टिव जनरली, इसलिए लिखवा रहा हूं, दैट इज लॉस एंजेलिस एब्रेशन टेस्ट। लॉस एंजेलिस एब्रेशन टेस्ट
उसके बाद की मेरी बात आती है यहां से, दूसरा मेरे पास आता है दैट इज द डोवल्स एब्रेशन टेस्ट, और तीसरा मेरे पास यहां पर बात आती है दैट इज द डॉवरी एब्रेशन टेस्ट। ये चीज भी याद रखेंगे, तीसरा जो आता है दैट इज द डॉवरी एब्रेशन टेस्ट। अब लेकिन हम लोग एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम भी आने वाला है, तो मैं एग्जाम ओरिएंटेड चीज पहले पढ़ा देता हूं आप लोगों को कि एसएससी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के एग्जाम में पहला है, दो नहीं है बाद के, बट ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है इसलिए मैंने लिखवाया। लेकिन अभी इलेबोरेट जो है मैं आपको पहले वाले को करूंगा, बाद के दो को नहीं करूंगा, तो इसीलिए अभी चलते हैं पहले वाले टेस्ट की तरफ। नाउ व्हाट द फर्स्ट टेस्ट इज सेइंग टू बी, फर्स्ट टेस्ट की मैं बात करना चाहूं यहां से, तो मेरे पास आता है लॉस एंजेलिस एब्रेशन टेस्ट। अभी शब्द पर गौर से ज्यादा आप लोग मेथड पर गौर देना। आपके पास एक सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है, मोल्ड नहीं कहूंगा, एक सिलेंड्रिकल रोटरी होती है। यहां पर इस रोटरी का गेट होता है और इस रोटरी का डायमीटर कितना होता है, दैट इज ऑफ 750 mm। इसका लेंथ कितना होता है, दैट इज ऑफ 520 mm। आप क्या करते हैं यहां पर, अपनी इस रोटरी के अंदर एग्रीगेट्स डालते हैं, और एग्रीगेट्स के साथ साथ लेडीज एंड जेंटलमैन यहां पर कुछ स्टील की बॉल्स डाली जाती है। तो आई एम सेइंग दैट व्हाट इज दिस इज द एग्रीगेट, and what is this is the steel ball। now have concentration here कि हम लोग करते क्या है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों ने एग्रीगेट डाला, आप लोगों ने स्टील बॉल डाला, इसको डालने के बाद आप अपनी मशीन को घुमाते हैं, इस मशीन को घुमाते हैं तो आपका एग्रीगेट जो है यहाँ पर दो चीजें निकालता है। एक तो आपका एग्रीगेट जो है वो स्टील बॉल के साथ घिस रहा है, एक आपका एग्रीगेट के साथ भी तो घिस रहा है, बात को समझना। तो इन दिस मशीन एक्चुअली वी आर गेटिंग द एब्रेशन प्लस एट्रिशन, दोनों निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। इस मशीन के अंदर हम लोग एब्रेशन और एट्रिशन दोनों निकाल रहे हैं। दोबारा सुनेंगे हम यहाँ से, मैंने अपनी मशीन के अंदर एग्रीगेट डाला, स्टील बॉल डाला और इस मशीन को घुमाया, रोटेट किया। जब मैं इस मशीन को रोटेट करूंगा तो मेरे पार्टिकल्स भी आपस में घिसड़ेंगे, घूमेंगे ना मशीन के अंदर, और मेरे पार्टिकल और बॉल्स भी आपस में घिसड़ेंगे। तो जब पार्टिकल और बॉल घिसड़ रही हैं तो मैंने कहा एब्रेशन आ गया। जब पार्टिकल और पार्टिकल की घर्षण हुई है, रबिंग हो रही है, तो एट्रिशन आ गया। तो ये मशीन दोनों को निकाल रही है, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पर, पहले तो वही चीज मैं आपको निकालना यहाँ पर दिखवा देता हूँ कि जो आप लोगों का एग्रीगेट है, पहला पॉइंट, वो एग्रीगेट कैसा होना चाहिए, एग्रीगेट शुड बी पास फ्रॉम 12.6 mm एंड रिटेन ऑन 10 mm, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा कि आप लोगों ने एग्रीगेट लिया यहाँ पर। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन एक बात को समझकर चलना कि एग्रीगेट लेने के बाद जो तुम अपने स्टील बॉल्स को लेते हो, उस स्टील बॉल का डाटा भी साथ के साथ आप लोग लिख लो, थोड़ा सा काम आएगा आप लोगों के। हाँ जी, अगर मैं स्टील बॉल की बात करता हूं यहां से, तो ये जो स्टील बॉल्स है मेरे पास, इस स्टील बॉल्स का डायमीटर कितना होगा, 48 mm का होगा। और इस स्टील बॉल का वेट कितना होगा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम में पूछ रहा है, तो इसलिए आप लोग याद रखना, दैट इज नियर अबाउट 390 से 445 ग्राम के आसपास इसका वजन रखते हैं। अभी यहाँ से बात आती है कि नंबर ऑफ स्टील बॉल कितनी रखते हैं। नंबर ऑफ स्टील बॉल हम लोग कितनी रखते हैं, आई विल से दैट कि इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट, इट डिपेंड्स ऑन ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। आपका ये ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट पे डिपेंड करता है, उसी के हिसाब से सजेस्ट किया जाता है कि आप लोगों की नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी, 4, 5, 6, 7, 8 कितनी होती है, ठीक है। अब मेरी बात आती है यहाँ पर कि जो आप रोटेशन दे रहे थे अपनी मशीन का, वो कितना दिया जाता है। जो आप लोग रोटेशन दे रहे थे, रोटेशन ऑफ मशीन किस हिसाब से दिया जाता है, आपको याद रखना कि इट शुड बी 30 से 33 आरपीएम, 30 से 33 आरपीएम। और आई विल से दैट मैक्सिमम ऑफ
500 से 1000 रेवोल्यूशन, 500 से 1000 रोटेशन हम लोग इसको देते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं लिखना चाहूंगा आफ्टर रोटेशन क्या करते हैं हम लोग, उस एग्रीगेट को निकाल लेते हैं एंड पास एग्रीगेट फ्रॉम 1.7 mm सील, उस एग्रीगेट को 1.7 mm की सील से पास कराते हैं। पास कराने के बाद वही चीज है कि जो मटेरियल पास हो जाता है, ये क्या है, 1.7 mm सील है। जो मटेरियल यहाँ से पास हो गया, उस मटेरियल को हम लोगों ने नाम दिया W2, और शुरू वाला मटेरियल जो हमने लिया था लेट इट बी द W1। तो वहां से मेरे पास निकलती है वैल्यू दैट इज नोन टू बी एज द हार्डनेस वैल्यू, और हम वहां से चीजों को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अभी एक चीज आप लोगों को याद रखना है कि तुम लोग एब्रेशन वैल्यू कैसे निकालोगे। एब्रेशन वैल्यू दैट इज इक्वल टू W2 अपॉन W1 इनटू 100। नाउ यू कैन से वन थिंग टू यू कि हार्डनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्रेशन वैल्यू। जितना एब्रेशन वैल्यू होगा उतनी कम हार्डनेस होगी, क्योंकि W2 उतना ज्यादा हो जाएगा। वो ही रीजन है जो स्ट्रेंथ में था। अभी इसके बाद की बात अगर मैं करना चाहूं तो एक चीज याद रखिए यहाँ पर मेरे प्यारे बंधु, कि नोट करके याद रखिए अकॉर्डिंग टू IRC, व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट IRC, तो आप लोगों का ये जो एब्रेशन वैल्यू होता है सरफेस कोर्स के लिए कितना, बेस कोर्स के लिए कितना। सरफेस कोर्स के लिए एब्रेशन वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 30%, और बेस कोर्स की जब मैं बात करता हूँ एब्रेशन वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50%। छोटी सी बात, आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, बहुत काम आप लोगों के आ सकती है, ठीक है। चलिए, अब मैंने आप लोगों को 3 टेस्ट पढ़ाए। कौन कौन से सर? पहला टेस्ट तो पढ़ाया क्रशिंग वैल्यू टेस्ट, दूसरा टेस्ट मैंने आपको पढ़ाया इम्पैक्ट टेस्ट, तीसरा टेस्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया हार्डनेस टेस्ट। अब मेरी ख्याल में आप लोगों को लेडीज एंड जेंटलमैन ये टेस्ट एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए, ताकि आप लोगों को चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, और रिवाइज साथ के साथ हम स्पीडली करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार रिवीजन मार लेते हैं इन सभी का, ताकि चीजें और क्लियर रहेंगी मेरे पास। ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, what we are going to know about the aggregate, that is about the broken stone and रोड़ी पत्थर। there are some characteristics, strength होती है, hardness होती है, उसके बाद मेरे पास toughness होती है। नोट की मैंने बात लिखवाई थी आपको कि एब्रेशन और एट्रीशन क्या होता है। पार्टिकल टू पार्टिकल एब्रेशन को हम एट्रीशन का नाम देते हैं, और पार्टिकल एंड टायर एब्रेशन को हम एब्रेशन का नाम देते हैं। तीसरी मैंने लिखवाई थी टफनेस। टफनेस क्या होती है? इम्पैक्ट को झेलने की ताकत। चौथी होती है साउंडनेस, कि आपका एग्रीगेट वॉल्यूम एक्सपेंड ना करे, नहीं तो वेदरिंग एक्शन शो कर सकता है। पांचवी आपके पास यहां पर होती है एडहेसिव टू बिटुमिन, एंड द सिक्स्थ वन इज द शेप एंड साइज ऑफ एग्रीगेट। जैसे राउंड एग्रीगेट की वर्केबिलिटी ज्यादा होती है तो स्ट्रेंथ कम होती है, उसी के साथ अगर मैं एंगुलर एग्रीगेट लेता हूं तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी हम टेस्ट की बात करेंगे तो पहला टेस्ट था क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट। बाकी के टेस्ट अभी हमने पढ़े नहीं है, धीरे धीरे कम के हम उनको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट की हम डाटा को लेकर चलते हैं यहां से। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी बात आती है कि क्रशिंग स्ट्रेंथ को निकालने के काम आता है। जाहिर सी बात है, मोल्ड का साइज आपको याद रखना है, 18, 15 और 11.8 इंटरनल डाया। एग्रीगेट्स जो है 3 लेयर्स में भरे जाते हैं, हर लेयर पे 25 ब्लूज का टैंपिंग किया जाता है। ओके, क्रश मटेरियल जब टूट जाता है लोड लगाने के बाद, तो आप 2.36 mm की सील से पास करते हैं, W2 वेटिंग का नाम देते हैं। उसके बाद आप लोग क्रशिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं? सर, क्रशिंग वैल्यू आप लोग W2/W1 से निकालते हैं। आपको मैं यहां से बता सकता हूं कि एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल होती है, ठीक है।
सेकेंड, इसी के बाद मैं नोट लिखवाना चाहूंगा, अगर एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू 10 से कम है तो स्ट्रॉन्ग, 35 से ज्यादा है तो वीक एग्रीगेट होता है। सरफेस कोर्स के लिए कितना होता है एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, दैट इज नियर अबाउट 30% से कम। बेस कोर्स के लिए 45%। इम्पैक्ट की मैं बात करना चाहूँ तो बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सेम है। मोल्ड का साइज इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, मेजर थिंग है आप लोगों को सेम साइज वही 12.6 से 5-10 पे रिटेन 3 लेयर में भरा एग्रीगेट। भरने के बाद आप लोग क्या करते हैं, 13.5 से 14 किलो तक का न्यूटन 14 किलो तक का लोड 25 बारी आप अपने एग्रीगेट्स पर उछालते हैं। 13.5 से 14 किलो का 25 बारी फ्रीली फ्रॉम 38 सेंटीमीटर हाइट 25 टाइम्स ब्लोज आप लोग इसके देते हैं, ठीक है। 25 ब्लोज ऑफ इम्पैक्ट इज रिक्वायर्ड। और इम्पैक्ट वैल्यू वहां से कैसे निकालते हैं सर, मटेरियल को 2.36 की सीव से पास करेंगे, जो पास हो जाएगा वो W2 होगा, जो रिटेन हो जाएगा उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो W2 अपॉन W1 जो है वो इम्पैक्ट वैल्यू आप लोगों को यहां से देगा। इम्पैक्ट वैल्यू के लिए हम नोट लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द सरफेस कोर्स तो इम्पैक्ट वैल्यू 30 से कम और उसके बराबर, एंड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द बिटुमिनस मैकेडम इट शुड बी 35% से लेस, वाटर बॉन्ड मैकेडम 40% से लेस होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब ये यूज क्यों होता है सर, इट इज यूज फॉर फाइंडिंग द टफनेस ऑफ द मटेरियल। इसी के बाद हम लोग बात करेंगे यहां से हार्डनेस टेस्ट की। हार्डनेस टेस्ट हम लोगों का 3 तरीके से परफॉर्म हो सकता है। पहला होता है लॉस एंजेलिस एब्रेशन टेस्ट, दूसरा होता है डॉवल्स, तीसरा होता है डोरीज। तो हम लोगों के कोर्स में लॉस एंजेलिस एब्रेशन टेस्ट क्या हम उसको ही समझेंगे। हम लोगों ने क्या देखा कि एक हमारे पास रोलर होता है, रोटरी होता है, 520 बाई 750 mm का एग्रीगेट और स्टील बॉल उसमें डालते हैं। एग्रीगेट वही होता है 12.6 से पास और 10 mm पे रिटेन्ड होता है। एब्रेशन एग्रीगेट जो है सेम मैंने जो बताया वही लिख रहा है यहाँ पर, ये रिटेन ऑन 10 mm सीव। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा स्टील बॉल, इसका डायमीटर जो होता है 48 mm का होता है और इसका वेट जो होता है 390 से 445 ग्राम के बीच रहता है। नंबर ऑफ स्टील बॉल्स जो है वो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट पे डिपेंड करते हैं कि कितनी यूज करेंगे हम लोग। उसके बाद हम क्या करते हैं कि रोटेशन देते हैं 30 से 33 आरपीएम के हिसाब से, मैक्सिमम 500 या 1000 रेवोल्यूशंस या रोटेशंस के बराबर दिया जाता है। आफ्टर रोटेशन 1.7 mm की सील से पास करते हैं। उसके बाद जो पास हो जाता है वो W2 होता है मेरा, और मैं यहां से अपना एब्रेशन वैल्यू को निकालता हूं। एब्रेशन वैल्यू क्या होता है W2 by W1 into 100, हार्डनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्रेशन वैल्यू। और उसी के बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पर नोट लिखवाया, और अकॉर्डिंग टू IRC सरफेस कोर्स जो है उसके लिए 30% से कम और बेस कोर्स के लिए 50% रखी जाती है। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद मेरा जो टेस्ट आता है सर, दैट टेस्ट इज व्हाट, दैट टेस्ट इज नोन टू बी एज अ वेदरिंग रेजिस्टेंस टेस्ट। तो छोटे टेस्ट के बारे में मैं पढ़ता हूँ, दैट इज द वेदरिंग रेजिस्टेंस टेस्ट। हम करते क्या है यहाँ पर उस चीज को समझना भैया। आपके एग्रीगेट होते हैं, आपके पास एक सॉल्यूशन होता है, या तो क्या होता है कि आपका सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन होगा Na2SO4, और मैं कहूंगा मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। आप क्या करते हैं कि अपने एग्रीगेट को ये क्या है आपके एग्रीगेट है, इस एग्रीगेट को 16 से 48 घंटों के लिए, ये चीज आपको याद रखना है, 16 से 18 घंटों के लिए आप क्या करते हैं, अपने इस सॉल्यूशन के अंदर अपने इन एग्रीगेट्स को रखते हैं। अब तुमको एक चीज तो पता है, whenever the aggregate is being dipped in these solutions, it will be going to expand, and whenever the aggregate will be going to expand, I can say that its density will be going to reduce. Obviously, sir, density will be going to reduce, or I can say that given the density will be going to reduce, effective weight will be going to reduce. What do you mean by the effective weight? Effective weight is उतनी वॉल्यूम में कितना वजन आ रहा है। I can say that कि after the immersion, I can say that यहाँ पर कि density will be going to reduce, density and effective weight will be going to reduce, ये चीज तो मुझे समझ आएगी। उसके बाद आप क्या करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर हाँ जी, आप क्या करते हैं, जो भी एग्रीगेट आपके आए, आप लोगों ने उन एग्रीगेट को अपने सॉल्यूशन से निकाल लिया और उन एग्रीगेट्स को ओवन हीट किया।
उन एग्रीगेट्स को ओवन हीट किया एट द रेट ऑफ 105 से 110 डिग्री सेल्सियस until loss in the weight becomes constant, until loss in weight, ऑब्वियसली जब उनमें से उनको ओवन ड्राई करेंगे तो केमिकल उड़ेगा, वेट का लॉस होगा ना, until loss in the weight is constant. This is totally the laboratory method, nothing else. तो यहाँ से आप क्या करते हैं, आप अपने लॉस इन वेट को निकालते हैं। 24 घंटों के लिए आपने उसको हीट करा, 24 घंटों के लिए ऐसा टाइम रखा गया है कि 24 घंटों में उसका टोटल मटेरियल उड़ जाता है। 24 घंटे में हीट करने के बाद आप लोग जो लॉस इन वेट निकालते हैं ना, भाई आपका मटेरियल रेजिस्ट तो हुआ होगा ना, मेरा क्या रेजिस्ट करो वेदर तो हुआ होगा ना, कुछ मटेरियल तो चिप ऑफ होके सॉल्यूशन में रह गया होगा ना, तो वो जो सॉल्यूशन में मटेरियल रह गया वो खत्म हो गया ना, तो लॉस तो होगा ना वजन का। तो वो लॉस इन वेट आप लोग निकालते हैं, और वो लॉस इन वेट मेरे मुताबिक जो आप लोगों का चलता है वो आपको याद रखना है लेडीज एंड जेंटलमैन। Whenever we are talking about the sodium sulfate सॉल्यूशन के लिए 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू IRC जो एग्रीगेट यूज किए जाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन के लिए 18% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो एग्रीगेट हम यूज करेंगे उनकी बात मैंने यहाँ पर करेंगे। तो ये भी टेस्ट है, बेसिक सा टेस्ट है। वैल्यूज़ मेजर चीज़ें, वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, केमिकल के नाम आपको याद रखने हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसके बाद मेरे पास आती है बात यहाँ पर, अगला मेरा टेस्ट आता है दैट इज नोन टू बी एज व्हाट, नेक्स्ट टेस्ट इज नोन टू बी एज फ्लेकीनेस एंड एलोंगेशन टेस्ट। फ्लेकीनेस एंड एलोंगेशन टेस्ट। What is the flakiness and elongation test? I will say that flakiness index क्या होता है, flakiness value की अगर मैं बात करूं, या flakiness aggregate आप लोग कब कहते हैं सर, अगर मैं हिंदी में इनकी बात करूं ना, तो flakiness का मतलब होता है बिल्कुल पतला चिप्स, मैं कहूंगा चिप्स। अभी मैं डेफिनेशन लिखता हूं और फिर मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन तुम्हारी यहाँ पर क्या बनती है कि सर व्हेनेवर द स्मॉलेस्ट डायमेंशन ऑफ द एग्रीगेट, ऐसा लिखो, स्मॉलेस्ट डायमेंशन लिख लो, या तुम इसको ऐसा लिख लो, डायमेंशन ऑफ द स्मॉलेस्ट एग्रीगेट इज लेस देन 0.6 टाइम्स मीन डायमेंशन, 0.6 टाइम्स मीन डायमेंशन। अभी मेरी बात आती है यहां से कि फ्लेकीनेस एग्रीगेट का क्या मतलब हुआ, इट इज वेरी पतला एग्रीगेट कि जिसका स्मॉलेस्ट डायमेंशन जो होता है, स्मॉलेस्ट एग्रीगेट का डायमेंशन जो होता है वो 0.6 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन से भी छोटा आ रहा है, तो वो एग्रीगेट कहलाता है कि ये फ्लेकी एग्रीगेट है। इसी के साथ मैं आपको कहता हूं कि आप लोगों का इलोंगेटेड इंडेक्स क्या होता है, फिर इलोंगेशन इंडेक्स क्या होता है। इलोंगेशन इंडेक्स में हम लोग क्या निकालते हैं सर, आई विल से दैट इट टेल्स अस अबाउट द लंबाई ऑफ द पार्टिकल। अभी मैं एक चीज लिखना चाहता हूं डेफिनेशन के तौर पे, मैं यहां पर लिख सकता हूं कि लार्जेस्ट डायमेंशन इज ग्रेटर देन 1.8 times mean dimension. Largest dimension is greater than 1.8 times mean dimension. अगर किसी पार्टिकल की है तो मैं कहना चाहूंगा वो पार्टिकल आप लोगों का इलोंगेटेड पार्टिकल है। आप प्रैक्टिकली बिहेवियर को समझने का प्रयास करना। यहाँ पर बात आती है व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेकीनेस एंड इलोंगेटेड। मैं आप लोगों को हिंदी में लिखवा चुका हूँ, फ्लेकीनेस मतलब पतला, इलोंगेटेड मतलब लंबा। और आप लोगों को एक चीज समझ में आती है, ना तो तुम पतला पार्टिकल यूज करोगे ना तो तुम लंबा पार्टिकल यूज करोगे, क्योंकि दोनों ही पार्टिकल की स्ट्रेंथ कम होती है, और जब दोनों ही पार्टिकल की स्ट्रेंथ कम है तो बेकार है, इसीलिए इनको शायद पढ़ा भी जाता है। ठीक है, तो आई विल से दैट कि वी वांट यूज flaky particle as well as elongated particle in my aggregate because these two particles having the lower strength as compared to the दूसरे particles। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अभी बात को क्लियर भी कर लिया, एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ।
सपोज मैंने कहा मेरे पास दो साइज के पार्टिकल है, मैंने कहा मेरे पास दो साइज के पार्टिकल है, एक पार्टिकल है 16 mm का, एक पार्टिकल है 20 mm का। सो यहाँ पे मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा गया कि इसका फ्लेकीनेस इंडेक्स कितना होगा, फ्लेकीनेस इंडेक्स वैल्यू कितना होगा। आई विल से दैट कि मेरे को पता है 0.6 ऑफ मीन डायमेंशन क्या होगी, 16 प्लस में 20 अपॉन में 2, एंड आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट 0.6 into 18, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर दूसरी चीज मेरे से ये भी पूछी जा सकती है कि इलोंगेटेड इंडेक्स क्या होगा सर, दूसरी चीज मेरे से ये भी पूछी जा सकती है ना, इलोंगेटेड इंडेक्स क्या होगा, तो उसको भी डिस्कस कर लो। इलोंगेटेड इंडेक्स वैल्यू की अगर मेरे से बात पूछी जाए तो आई कैन से दैट इट इज 1.8 टाइम्स, इट इज 1.8 टाइम्स ऑफ 18। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 16 प्लस में 20 अपॉन में 2 को मैंने 18 लिख दिया, अभी स्क्वायर कर लो, आंसर आ जाएगा। तो इतना mm तुम्हारा आएगा, ये चीज तुमको समझ में आनी चाहिए। ठीक, अभी यहां से मेरी बात आती है कि अकॉर्डिंग टू IRC हमारा डाटा क्या चलता है। अकॉर्डिंग टू, नोट करके लिख लेना ये बात आप लोग, अकॉर्डिंग टू IRC आप लोगों का डाटा क्या चलता है। सर आई विल से दैट कि आपका डाटा चलता है यहाँ से कि फ्लेकीनेस इंडेक्स वैल्यू FIV, फ्लेकीनेस इंडेक्स वैल्यू एंड एलोंगेटेड इंडेक्स वैल्यू EIV, फ्लेकीनेस इंडेक्स वैल्यू, एलोंगेटेड इंडेक्स वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 15%, इट शुड बी ऑलवेज लेस देन 15%। ठीक है, आई विल से वन थिंग टू यू कि एक और चीज आप लोग लिख लो, ये चीज इंपॉर्टेंट बनती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लेकीनेस इंडेक्स वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लेकीनेस इंडेक्स कितना हो सकता है, इट कैन बी 25%, ये 25% तक जा सकता है, बट जनरल केसेस में 15 से ज़्यादा हम लोग नहीं रखते अकॉर्डिंग टू IRC, ये चीज़ अपने को याद रखें। ठीक है, आगे की मेरी बात आती है यहाँ से, एक और छोटा सा टेस्ट आता है, दैट इज नोन टू बी एज द एंगुलैरिटी। That is known to be as the angularity test या angularity number। सर angularity number आप कैसे निकालते हैं? I will say it is 67 माइनस में solid volume, solid volume। अभी मेरी बात को समझकर चलना यहाँ से। ठीक है, होता क्या है कि तुम्हारे पास जब परफेक्टली कॉम्पैक्टेड एग्रीगेट्स हैं, मैंने कहा कि जब तुम्हारे पास परफेक्टली कॉम्पैक्टेड एग्रीगेट्स हैं, परफेक्टली कॉम्पैक्टेड एग्रीगेट्स है तुम्हारे पास, तो इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट परफेक्टली कॉम्पैक्टेड एग्रीगेट्स के केस में आपके पास 67% सॉलिड होता है, 67% सॉलिड होता है और 33% आपके पास वॉइड्स होता है, 33% आपके पास वॉइड्स होता है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड। तो ये मान के चल रहा है, अभी एंगुलैरिटी नंबर आपको क्या बता रहे हैं, एंगुलैरिटी नंबर आपको यही बता रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी एग्रीगेट जो है, अगर वो परफेक्टली कॉम्पैक्टेड है, इफ एग्रीगेट इज परफेक्टली कॉम्पैक्टेड, तो आप लोग कह सकते हो कि सॉलिड वॉल्यूम 67 जाएगा। अगर वो परफेक्टली कॉम्पैक्टेड है तो ये 67 ही जाएगा, यानी एंगुलैरिटी नंबर 0 हो गया, एंगुलैरिटी नंबर 0 हो गया। तो मैं एक चीज तो कह सकता हूं, अगर वो कॉम्पैक्टली परफेक्टली नहीं है, पार्शियली कॉम्पैक्टेड है, तो सर वॉइड्स बढ़ जाएगा ना, वॉइड्स बढ़ जाएगा, ये वैल्यू कम आ जाएगा, 67 वैल्यू कम चली जाएगा। ऑब्वियसली वॉइड्स बढ़ गया तो 67 से कम आ जाएगा ना, मतलब 67 इतना नहीं रहेगा, सॉलिड कम हो जाएगा। आई कैन से दैट फ्रॉम हियर कि इफ इट विल बी गोइंग टू परफेक्टली कॉम्पैक्टेड देन एंगुलैरिटी नंबर इज 0। इफ द compaction is somewhat reduced, then solid volume will be going to reduce, hence angularity number will be going to increase। Sir, I can say that angularity number बता क्या रहे हैं, angularity number मुझे कहीं ना कहीं voids की information दे रहे हैं, voids percentage के बारे में बता रहे हैं, और I will say that it tells me about the data of compaction, it tells me about the data of voids present after compaction, voids present after compaction, कॉम्पैक्शन के बाद कितने वॉइड्स प्रेजेंट है उसका डाटा मुझे बता रहा है, एंड दैट इज नोन टू बी एज द एंगुलैरिटी नंबर। ये आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू IRC, ये भी लिख लो साथ के साथ, क्यों देर करी। एंगुलैरिटी नंबर जो है AN, दैट शुड लाई बिटवीन 0 to 11,
एंगुलरिटी नंबर 0 से 11 के बीच लाई करता है, एग्जाम में पूछा जाता है जनरली, याद रखना, ठीक है। क्लियर होनी चाहिए एक एक बात। अब इसी के साथ मैं आपको और चीज बता देता हूँ, एक छोटा सा नोट करके और लिख लो यार, ये भी काम आएगा आप लोगों के। तो नोट क्या बनता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है एग्रीगेट्स का, 2 पॉइंट लिखवाऊंगा। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द एग्रीगेट, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट जो है आप लोगों का, ये वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द एग्रीगेट इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.6%, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अभी दूसरी चीज मेरे पास आती है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली कितनी जाती है, जी ऑफ एग्रीगेट। स्पेसिफिक ग्रेविटी समझते हैं ना आप लोग, जी क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। जी ऑफ एग्रीगेट जो है वो 2.6 से 2.9 के बीच लाई करनी चाहिए, याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद जो पढ़ाया वो समझ आया, और हाँ क्या सुन तो लो पहले, आप लोगों के लिए अनअकैडमी ऐप पर, आप लोगों के लिए अनअकैडमी ऐप पर मैं स्पेशल वन लाइनर सीरीज लेकर आया हूं, स्पेशल वन लाइनर सीरीज लेकर आया हूं। तो आप लोग ये स्पेशल वन लाइनर सीरीज को जरूर अटेम्प्ट करो, क्योंकि आप सभी को पता है आपका एसएससी जेई का एग्जाम आने वाला है। तो इस वीडियो को भी शेयर करो हर बच्चे तक, ताकि लाइक बढ़ते रहे और मजा आ जाए। साथ के साथ एसएससी जेई के एग्जाम की तैयारी के लिए वन लाइनर के लिए बनो, क्योंकि आप सभी को पता है 85 से 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो वन लाइनर से आते हैं। तो भैया वन लाइनर कोई छोटी चीज नहीं है, इट इज अ की फॉर द एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग, सो यू नीड टू अटेम्प्ट। टाइमिंग की मैं बात करूं तो दिन में 1 बजे हमारा सेशन होता है, दिन में 1 बजे हमारा सेशन होता है। 2 घंटे का ये सेशन चलता है, और इस 2 घंटे में मैं आपको 60-70 क्वेश्चन भी कराता हूँ, वन लाइनर के 60 क्वेश्चन भी कराता हूँ इसी 2 घंटे में। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है आप सभी के लिए, ठीक है। इसके साथ और सुनो, अभी कहाँ होता है, सर अनअकैडमी की ऐप पर। तो आप लोग सर्च करो वहां पर निखिल गोयल, मुझे फॉलो कर लो ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। नहीं तो आप अपने आप आ जाओ कि सर हाउ टू गो देयर। 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है, वन लाइनर पढ़नी है, पूरी वन लाइनर फ्री दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और मेरी ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग आओ। और इसी के साथ साथ एक छोटी सी चीज और, कोड याद है ना, कोड याद है ना मेरा सर, वो कोड क्या है, दैट इज एनजी लाइव। कोड क्या है, दैट इज एनजी लाइव। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हम लोगों ने हाईवे इंजीनियरिंग के कुछ टॉपिक पहले पढ़ लिए थे और एग्रीगेट आज पढ़ा है। तो मैं आप लोगों को हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड 10 क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहता हूं, ताकि आपका पुराना जो पढ़ा हुआ है वो रिवाइज हो जाए, प्लस आप लोगों के कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाए, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी मेरी बात आती है यहां पर कि क्वेश्चन का हमारा फॉर्मेट क्या रहने वाला है। आई विल give you 20 second और 1 minute for some question to solve. Now ladies and gentlemen, आपको उसी ड्यूरेशन के अंदर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे उसके लिए आपको 20 सेकंड का समय मिलेगा, और कुछ न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन होंगे उसके लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा। तो आपको उसी ड्यूरेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव के आंसर टिक करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 आपको लेडीज एंड जेंटलमैन। Question 1 is saying to you that reaction time of a driver depends on what? Mental condition of driver, size of the object, size of the vehicle और speed of the vehicle. किन किन चीजों पे आप लोगों का रिएक्शन टाइम डिपेंड करता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन नंबर डी। योर टाइम स्टार्ट्स फॉर दिस क्वेश्चन नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, बात आती है यहां से। इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड का टाइम अलॉट है, आप लोगों को सॉल्व करना है। 5 सेकंड आप लोगों के जा चुके हैं, यहां आपका घड़ी चल रहा है, सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी क्वेश्चन आपके बीच आया। चलिए, समय समाप्ति इस क्वेश्चन को लेकर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो आपका रिएक्शन टाइम होता है ड्राइवर का, वो आपके मेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है ड्राइवर की।
प्लस लेडीज एंड जेंटलमैन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ द व्हीकल पे भी डिपेंड करता है और स्पीड पे भी डिपेंड करता है। प्लस इसी के साथ साथ आई विल से दैट रोड की कंडीशन पर यानी उसके फ्रिक्शन पर और आपके टाइप ऑफ द मटेरियल पर भी डिपेंड करता है आपका रिएक्शन टाइम ड्राइवर का। जनरली रिएक्शन टाइम से रिलेटेड हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी थी जिसका नाम था पीव थ्योरी। पीव थ्योरी उम्मीद है आप लोगों को याद होगी। दैट इज परसेप्शन प्लस इंटेलेक्शन प्लस लेडीज एंड जेंटलमैन इमोशन एंड वायलेशन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और अपने रिएक्शन टाइम की कैलकुलेशन को करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी फैक्टर पे आपका रिएक्शन टाइम डिपेंड करता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जरा उन फैक्ट्स को भी हम नजर करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जनरली अकॉर्डिंग टू आईआरसी हम लोग रिएक्शन टाइम कितना रखते हैं। अकॉर्डिंग टू आईआरसी हम लोग रिएक्शन टाइम 2.5 सेकेंड का रखते हैं। उसके बाद मेरी बात आती है कि मिनिमम रिएक्शन टाइम कितना रखा जाता है। मिनिमम रिएक्शन टाइम आप लोगों का कितना रखा जाता है। आई विल से इट इज 0.5 सेकेंड एंड मैक्सिमम रिएक्शन टाइम कितना लिया जा सकता है, दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन हैव अ कंसंट्रेशन दैट ये डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्लस आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा मेरे प्यारे बंधु। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ कैम्बर इज, कैम्बर को प्रोवाइड करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। टू मेक द रोड सरफेस इम्परवियस, टू मेक द रोड सरफेस ड्यूरेबल, टू drain off the rainwater from the road surface as quickly as possible, या all of the above। सॉल्व करेंगे। आई एम गिविंग यू लेडीज एंड जेंटलमैन 20 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन। सॉल्व इट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन समय समाप्ति क्वेश्चन को लेकर जरा समझने का प्रयास करेंगे आपको क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। बात आती है, आपको बोला गया है कि आपको कैम्बर प्रोवाइड करना है। देखिए सबको पता है, जैसे कि मेरी रोड होती है, ये रोड कभी भी फ्लैट नहीं होती, ये बीच से थोड़ी सी उठाई जाती है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं कैम्बर। कैम्बर का मेन एम क्या होता है, जब आपकी बारिश आती है तो आपकी बारिश के सारे पानी को ये ड्रेन ऑफ कर देता है जितना जल्दी हो सके, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट एकदम सही है, बात को समझते हुए चलिएगा। अभी आपको पता है लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपकी रोड सीधी होती तो आपकी रोड के ऊपर पानी जमा हो जाता, ये भी पता है। जब रोड के ऊपर पानी विल बी गोइंग टू एक्यूमुलेट, देन आई कैन से दैट कि पानी जब रोड के ऊपर जमा होगा तो आपकी रोड के मटेरियल को खराब कर देगा, रोड पे से एग्रीगेट अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। आई कैन से दैट ना। तो मैंने क्या कहा सर, रोड विल बी गोइंग टू डैमेज, रोड विल बी गोइंग टू डैमेज, कोई डाउट ही नहीं है। इसके बाद एक बात और आती है, जब डैमेज हो रही है तो मैंने कहा रोड क्या हुई, नॉन ड्यूरेबल हुई, रोड की ड्यूरेबिलिटी कम होती जा रही है, ये भी सही बात है। प्लस अब जब इसमें से मटेरियल निकल कर आ रहा है, जब इसमें से मटेरियल निकल कर आ रहा है तो आई कैन से लेडीज एंड जेंटलमैन, ये रोड जो है छेद करती जा रही है, और छेद करने वाली चीज को हम लोग नाम देते हैं परवियस रोड। तो मैं क्या बोलने वाला हूं यहां पर, आई एम सेइंग दैट कि रोड को परवियस बना देता है अगर पानी जमा हो, तो इम्परवियस बरकरार रखने के लिए कैम्बर दिया जाता है। उसके बाद पानी को ड्रेन ऑफ करने के लिए कैम्बर दिया जाता है, और अभी हमने समझा ड्यूरेबिलिटी शब्द। तो ये तीनों चीजें ही मेरे अकॉर्डिंग सही जाती है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर क्या कहता है, जरा गौर पूर्वक क्वेश्चन को समझिएगा।
चल, क्वेश्चन में आपको बोला गया है मेरे प्यारे बंधु, यहां पर द रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ अ हिल रोड इज 6%। आपको बोला गया है द हॉरिजॉन्टल कर्व इज प्रोवाइडेड फॉर अ रेडियस ऑफ 75 मीटर। द कंपेंसेटेड ग्रेडियंट फॉर द हिल रोड विल बी व्हाट? एक रूलिंग ग्रेडियंट है आपके हिल रोड का, दैट इज 6%। हॉरिजॉन्टल कर्व रेडियस का दिया गया है, तो आपको बोला गया है आपका कॉम्पेंसेटेड ग्रेडियंट कितना होगा। I am providing you 45 seconds to 1 minute for this question. With the help of calculator, you can solve it. Okay, your time starts now. Option A, option B, option C, option number D. Okay, half the time has been over. You need to solve as quickly as possible. Only 30 second maximum is with you. Only 20 second left. समय सीमा आरंभ होती जा रही है। आप लोगों को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन नंबर डी। चले, 5 सेकेंड आपके पास शेष बचे हैं। सुई को आप देख सकते हैं, घड़ी की सुई किस स्पीड से चल रही है। अभी बात आती है यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था कॉम्पेंसेटेड ग्रेडियंट से रिलेटेड। हाँ जी, अभी आपको एक चीज तो पता है कि ग्रेडियंट कॉम्पेंसेशन, ग्रेड कॉम्पेंसेशन जो मैं देता हूं वो मैं देता हूं मिनिमम ऑफ 75 अपॉन आर प्लस में 30 प्लस आर अपॉन में आर। जो भी इनमें से मिनिमम होता है उसको मैं ग्रेड कंपेंसेशन के रूप में प्रोवाइड करता हूं। तो आई विल चेक लेडीज एंड जेंटलमैन, आर कितना है 75। तो आई विल से दैट इज 75 अपॉन 75 कॉमा 30 प्लस में 75 अपॉन में 75। When I will be going to solve it, I will get it as 1 and 1.4. But I know कि इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू को ग्रेड कॉम्पेंसेशन के रूप में अडॉप्ट करने वाला हूं। यानी दोनों में से जो भी कम आएगा that is grade compensation is equal to 1. Now ladies and gentlemen have concentration on. अगर ग्रेड कॉम्पेंसेशन 1 के बराबर यहां चल रही है तो ग्रेड कॉम्पेंसेट करने के बाद कितना बच रहा है सर? ओरिजिनली गिवन था 6%। आई कैन से दैट इज 6% में से अगर 1% माइनस कर देता हूं तो फाइनल आंसर मेरे पास आता है 5%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ साथ समझ आ गया होगा, इजी कंसेप्ट था। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज और लिखवाना चाहता हूं जो आपके काम की है कि नो नीड ऑफ द ग्रेड कंपेंसेशन। ये नोट करके आप लोग लिख लो, आपके काम आएगा। नो नीड ऑफ द ग्रेड कॉम्पेंसेशन। आप कभी भी ग्रेड कॉम्पेंसेशन वहां नहीं देते when road slope is less than or equal to 4%। जब रोड का स्लोप 4% से कम या उसके बराबर होता है वहां कभी भी ग्रेड कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाता। तो वो चीज हमको ध्यान रखनी है, काफी बार मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, बट द क्वेश्चन इज सेइंग टू यू मेरे प्यारे बंधु, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। चलिए, क्वेश्चन आपको क्या कहता है? अ पेवमेंट ऑफ विड्थ 14 मीटर ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 250 मीटर। द लॉन्गेस्ट व्हील बेस ऑफ अ व्हीकल expected on the road is 7 meter. The mechanical widening required for the curve is। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि टोटल विड्थ ऑफ द रोड जो है that is equal to 14 meter. Length of the wheelbase is given to you as 7 meter. आपको बोला रेडियस इज गिवन टू यू एज 250 मीटर और आपको बोला गया है पेवमेंट ऑफ द विड्थ तो पहले ही गिवन था। बस यही चीजें गिवन है एंड यू नीड टू फाइंड द मैकेनिकल वाइडनिंग। हाउ विल यू बी गोइंग टू फाइंड? Just I am giving you 1 minute to solve this question and your time starts now. Option A, option B, option C, option number D.
half the time has been over, ladies and gentlemen. Please do it as quickly as possible because समय सीमा हमारे जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस क्वेश्चन के लिए भी। सॉल्व करेंगे जल्दी इस क्वेश्चन को। ओके, अभी 15 सेकंड शेष आपके पास क्वेश्चन के लिए बचे हैं, मात्र 10 सेकंड। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ओके, समय समाप्ति क्वेश्चन को लेकर आप सभी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहला कंसेप्ट तो मेरे पास यही आता है कि भैया आपको पता था यहां पर कि आपका टोटल विड्थ ऑफ द रोड जो है वो 14 मीटर का है। इट मींस व्हाट? इट मींस आपकी नंबर ऑफ लेन्स कितनी, आपकी नंबर ऑफ लेन्स कितनी है? सर आई नो दैट सर, 14 मीटर की अगर विड्थ है ना तो मैं इसको 7 + 7 में तोड़ सकता हूं और 7 मीटर के लिए 2 लेन होती है, इसके लिए 2 लेन होती। आई विल से लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें टोटल 4 लेन मेरी रखी गई है, यानी छोटे n की वैल्यू जो है वो 4 है। एंड आई नो वन थिंग, मैकेनिकल वाइडनिंग का फॉर्मूला होता है यहां से n × L² / 2 × R। आई कैन से लेडीज एंड जेंटलमैन, n की वैल्यू 4 है, L की वैल्यू 7 है, 2 और R की वैल्यू 250 है। When I will be going to solve it, I will get it as mechanical widening will be given to me as 0.392। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही जा रहा है मेरा क्वेश्चन को लेकर? ऑप्शन नंबर लेडीज एंड जेंटलमैन सी सही जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर क्या कहता है, इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए अभी बना है। चलिए, क्वेश्चन में आपको बोला गया है यहां पर मेरे प्यारे बंधु, इफ L is the length of the vehicle in meters, C is the clear distance between the two consecutive vehicle, L is the length of the vehicle, C is the distance between two vehicles, V is the speed of the vehicle, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ द व्हीकल कितना आ सकता है? क्वेश्चन में आपको बोला गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल कितना आ सकता है यहां पर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। सॉल्व करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत इजी क्वेश्चन। आई विल प्रोवाइड यू ओनली 30 सेकंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व इट। चलिए, समय समाप्ति क्वेश्चन आपके लिए ओवर होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सभी को एक चीज तो पता है कि डेंसिटी इज गिवन टू मी एज टोटल 1000 अपॉन में स्पेस हेडवे, 1000 अपॉन में स्पेस हेडवे, ये सबको पता है। इस चीज के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। स्पेस हेडवे क्या होता है? स्पेस हेडवे इज डिफाइंड एज दो व्हीकल के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है, दैट इज नोन टू बी एज स्पेस हेडवे। And it is given to me, ladies and gentlemen, कि L is the length of the vehicle plus C is the clear distance between them. तो I will say यहाँ से कि L is the length of vehicle, C is the clear distance between them. तो space headway क्या होता है? एक vehicle की length प्लस आप लोगों का टोटल इनके बीच का क्लियर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक होता है स्पेस हेडवे। यानी एक व्हीकल के टेल से लेकर दूसरे व्हीकल के टेल के डिस्टेंस को स्पेस हेडवे का नाम दिया जाता है। अभी बात आती है, आई कैन राइट इट एज S is equal to C plus L। तो मैं यहां से लिखने वाला हूं कि इफ S is equal to C plus L then density will be equal to 1000 upon में C plus L। इतना समझ आ चुका है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ द व्हीकल्स पर आर। क्वेश्चन की ध्यान देंगे तो पर आर की बात पूछी है, यानी क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ द व्हीकल के बारे में मुझसे पूछा जा रहा है। एंड आई नो वन थिंग, व्हाट? वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू स्पीड। वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू स्पीड होता है। नाउ व्हाट इज द डेंसिटी हियर? 1000 अपॉन में C प्लस में L।
1000 अपॉन में c प्लस में l इंटू में v। सर कौन सा ऑप्शन मैच करा, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्वेश्चन में आपको बोला गया what will be the shift of the transition curve if length of a transition curve is 80 and radius of the curve is 300 meter. I'm just giving you 45 seconds for this question. You can use calculator. It is very easy question. It is given to you as radius is equal to 300 meter and length of the transition curve is 80 meter. So you're asking about the shift of the curve. That is the length of the shift of the curve you're asking about. You need to solve and your time starts now. Option A, B, C or D. Okay, 30 seconds have been over for this question. Only 15 seconds left with you. Five, 4, 3, 2, 1 समय समाप्ति। क्वेश्चन की बात आती है यहां से कि भैया शिफ्ट मुझे निकालना है, तो शिफ्ट का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 24 इंटू R। That is the basic concept. Got it? Now I can say, ladies and gentlemen, what is the value of R? That is equal to 80 का whole square ना, upon 24 into R is 300. When I will be going to solve it, I will get answer. What is the answer? Sir calculator है ना, लगाओ, solve करो, क्योंकि subjective का question है, तो मैंने कहा 0.8 खत्म। When I will be going to solve it, I will get answer as option number C. This is the basic concept. Next question आपकी screen पर आएगा अभी। क्या कहता है आपको क्वेश्चन मेरे प्यारे बंधु? ओके, बात आती है यहां से, क्वेश्चन में आपको बोला गया है द मिनिमम डिजायरेबल रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इज। क्वेश्चन में बोला गया आपको आर मिनिमम निकालना है और आपको बोला गया कि यू आर हैविंग द स्पीड ऑफ 50 kmph। तो हाउ विल यू गोइंग टू फाइंड इट फॉर द अर्बन रोड? यू आर आस्किंग अबाउट द अर्बन रोड। आई एम गिविंग यू 1 minute. इट इज डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड इट इज लेंथी क्वेश्चन, दैट्स व्हाई विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आई एम गिविंग यू 1 minute. सॉल्व इट विद इन 1 minute. इट विल बी गुड फॉर यू। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट होता है अब। चलिए, अभी बात आती है यहां पर, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे, 30 सेकेंड ओवर होने वाला है। ओके, समय समाप्ति क्वेश्चन को लेकर आप सभी के लिए मैं आपको सॉल्व करवाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवाता हूं इस क्वेश्चन का। सबको पता था लेडीज एंड जेंटलमैन कि आर मिनिमम का जो फॉर्मूला होता है मेरे पास, वो होता है v स्क्वायर अपॉन g इंटू में e प्लस में म्यू। इफ e विल बी गोइंग टू मैक्सिमम एंड म्यू विल बी गोइंग टू मैक्सिमम, देन आई कैन से दैट r विल बी गोइंग टू मिनिमम। ऑब्वियसली सर, अगर डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा रखता हूं तो न्यूमरेटर वैल्यू सबसे कम आती है, इतना मुझे पता है। मैंने यहां से कहा ई मैक्स अर्बन रोड के लिए कितना हो सकता है, लिख लेते हैं जरा। व्हेनेवर वी आर हैविंग द प्लेन रोड, व्हेनेवर वी आर हैविंग द प्लेन और रोलिंग रोड, तो ई मैक्स का वैल्यू कितना हो सकता है उसके लिए, दैट इज 0.07। ये लिखा हुआ था हमने। अगर मैं हिली रोड की बात करता हूं
ई मैक्स का वैल्यू कितना हो सकता है 0.1। अगर नहीं पता तो आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको याद करेंगे, बिकॉज एग्जाम में ये चीजें डायरेक्टली पूछी जाती हैं। और देखिए ये हमने नहीं बनाया, ये आईआरसी कोड बना के देता है आपको, तो आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। जैसे इसके बाद मेरी बात आती है, इफ आई एम हैविंग द अर्बन रोड, if I am having the urban road, then its value should be equal to 0.04, 4% होती है। अभी बात आती है सर म्यू मैक्स की वैल्यू कितनी रहती है 0.15, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती, थ्योरी में हमने पढ़ा था। अभी मैं यहां से लिख सकता हूं मेरे प्यारे बंधु कि आप लोगों को v स्क्वायर पता है, v कितना है क्वेश्चन के अंदर, इट इज गिवन टू मी ना। जरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको v का वैल्यू गिवन है 50 किलोमीटर पर आवर, बट ये तो मीटर पर सेकंड में होता है, ये मीटर पर सेकंड में होता है। आई विल से कि जब ये मीटर पर सेकंड में होता है ना, तो 50 इंटू 5/18 से हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले, स्क्वायर करेंगे, अपॉन में g का वैल्यू मैंने रखा 9.81, ई मैक्स आई विल अडॉप्ट 0.04 क्योंकि अर्बन रोड की बात चल रही है, 0.15। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर 103.2 मीटर के आसपास आ रहा है। व्हाट इज दिस? सबसे कम रेडियस है ये, रेडियस इससे कम नहीं दे सकते, इससे ज्यादा दे सकते हो। दैट इज द मेन कंसेप्ट, यू नीड टू लर्न दिस। इससे कम नहीं दे सकते, इससे ज्यादा दे सकते हो आप रेडियस। तो यू कैन से लेडीज एंड जेंटलमैन, जब रेडियस इससे कम नहीं दे सकते, इससे ज्यादा दे सकते हो, तो आपकी नजर में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सर 80 तो पॉसिबल ही नहीं है, 60 भी नहीं है, 100 भी नहीं है, 103 से कम नहीं आएगा। 125 दे सकते हो, मिनिमम 103 था, दे तो 125 भी सकते हो। लगा तो हाँ, सोच क्या रहे हो? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, दैट इज द करेक्ट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कहता है, जरा इत्मीनान से सॉल्व करिएगा, अच्छा लगेगा हमें भी और आपको भी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग टू यू, if a length of a curve is 65 meter, radius is 300 meter, velocity is 80 km per hour, then rate of the change of acceleration for transition curve कितना होगा? What the question is saying to you, क्वेश्चन में आपको बोला गया लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इज 65 मीटर, आपको बोला गया वेलोसिटी इज 80 किलोमीटर पर आवर, आपको बोला गया यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, समय थोड़ा लगेगा, लेकिन इत्मीनान से करिएगा। एक छोटा सा कंसेप्ट है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको पढ़ते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन आपको पूछा, और कहां? ट्रांजिशन कर्व। तो क्वेश्चन अच्छा है, सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, इट विल बी अलॉटेड ओनली 1 मिनट, सॉल्व इट। चलिए समय समाप्ति क्वेश्चन के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो मैं आप लोगों को एक ही बात कहूंगा कि हमने ट्रांजिशन कर्व पढ़ने के दौरान एक छोटी सी चीज देखी थी, और हमने यहां से जाना था कि ट्रांजिशन कर्व होता क्या है। चलिए अभी मेरी बात आती है यहां से कि भैया ट्रांजिशन कर्व की हम बात करते हैं तो सबसे पहला ही कंसेप्ट हमने जाना था ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन। और हमने यहाँ के बेसिस पे एक चीज जानी थी, क्या था? इसके बेसिस पे लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व का फॉर्मूला आ रहा था v3/cr, वेयर ये v मीटर पर सेकंड में होता था, ये पता था। अच्छा v कितना गिवन है? 80 किलोमीटर पर आवर।
आई विल से ना 80 इंटू 5/18। मैंने क्या करा, ये मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया और कुछ नहीं करा। अपॉन सी कितना आ रहा है, अपॉन सी कितना आ रहा है बताओगे मेरे को जल्दी से? सी कितना आ रहा है आपका, जल्दी मुझे बताओगे? अरे सर सी तो निकालना है, सी तो निकालना है ना, उसी की बात तो पूछ रहे हैं, कांस्टेंट निकालना है। रेडियस कितना है, दैट इज क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए था, देखते हैं एक बार। हाँ 300 मीटर रेडियस भी गिवन है, रेडियस आपको गिवन है 300 मीटर का, क्वेश्चन के अंदर लगा दिया। अच्छा लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व कितनी है, 65 गिवन है। लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व कितनी है, 65 मीटर। इसको सॉल्व करूंगा ना, इसको जब सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने के बाद मेरे पास सी का वैल्यू आ रहा है, कितना आ रहा है, 800। तो आई विल सॉल्व इट एंड गेट ऑप्शन नंबर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कौन सा आंसर आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज इक्वल टू 56.27। तो 56.2 आ रहा है, वो आंसर मुझे गलत हुआ थोड़ा सा, उसको सही कर लेंगे हम लोग। ये 56.27 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, दैट इज द करेक्ट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आता है एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, यू नीड टू सॉल्व इट। चलिए अभी मेरी बात आती है यहां से, इफ अ वर्टिकल कर्व कनेक्ट्स 1% अपग्रेड विद 1.4% डाउनग्रेड, 1% ऊपर चल रहा है, 1.4% जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ये आपको स्लोप गिवन है। आपको बोला गया रेट ऑफ द चेंज ऑफ ग्रेड इज टू बी इतना पर 200 मीटर। रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड कितना है, रेट ऑफ ग्रेड कितना है, दैट इज इक्वल टू 0.06% पर 20 मीटर, यानी हर 20 मीटर के लिए 0.06 मीटर परसेंट है। आपको बोला गया लेंथ ऑफ द कर्व निकालो, आपको बोला गया है लेंथ ऑफ द कर्व आपको यहाँ पर निकालनी है। हाउ वी विल बी गोइंग टू सॉल्व इट, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं आपको समय अलॉट करना नहीं चाहूंगा क्वेश्चन के लिए, क्योंकि जरूरत नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन बात आती है मेरी कि अभी होता क्या है, लेंथ ऑफ द कर्व में यहां से लिख सकता हूं टोटल डिफ्लेक्शन एंगल, टोटल डिफ्लेक्शन एंगल अपॉन में रेट ऑफ स्लोप, अपॉन में रेट ऑफ स्लोप। सर टोटल डिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा, 1/n1 माइनस में 1/n2, 1/n1 माइनस में 1/n2 निकाल दिया, अपॉन में रेट ऑफ स्लोप क्या है 0.06% पर 20 मीटर। अभी वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना है, सारी चीजें आपको पता है यहाँ से। When I will be going to solve it, ladies and gentlemen, आपको ऊपर वाला ग्रेडियंट भी पता है, आपको नीचे वाला ग्रेडियंट भी पता है। I will say that 1 minus of minus 1.4% अपॉन में 0.0006 into में 20, ये 20 ऊपर आ गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये 800 मीटर का शो कर रहा है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करा, आंसर मेरे पास आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा मैच कर रहा है सर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस सेशन में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और अच्छे क्वेश्चन थे। आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस अच्छी करवाते हैं, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी करते हैं। आप में एक क्वेश्चन झेलने की जो पावर होती है, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को सॉल्व करना और एट द मोमेंट आंसर निकाल के देना, वो जो पावर होती है वो इन्हीं टाइप के क्वेश्चन से आती है। और एक बात याद रखना, विजेता के अंदर हर तरह की पावर जरूरी होती है, तो ये भी एक पावर है जो जरूरी होती है। अगर सितारा बनना है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है। मानो ना मानो मेरी बात को, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी एनालिसिस मुझे ये कहती है कि भारत के 80% जो जनता है वो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना पसंद नहीं करती, क्योंकि सर्वाधिक भारत के जेईई के एग्जाम में आपके वन लाइनर टाइप क्वेश्चन आते हैं। बाय द वे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं, एक बारी नेट पे सर्च करिएगा वन लाइनर बाय निखिल सर, आपको एक किताब मिलेगी और वो किताब आप लोगों को इतनी शानदार मिलेगी कि आप देखते रह जाओगे, क्योंकि भारत के जितने भी जेईई पीएससी के एग्जाम होते हैं 85% उस किताब में से आते हैं। क्वेश्चन नहीं है उस किताब में, थ्योरी है।
और ऐसी थ्योरी है कि पढ़ा और पेपर में आ गया डायरेक्ट है। तो आप समझने का प्रयास करिएगा, इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो अभी के लिए जय हिंद जय भारत। मेरे साथ बनने के लिए इस सेशन में शुक्रिया। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, तैयारी जोर शोरों से करते रहो। बी पॉजिटिव ऑलवेज, बी सुपर ऑलवेज एंड ट्राई टू बी सुपर ऑलवेज। ओके, तो चलते हैं, बाय।